एपिसोड स्टार्ट होता है और गेंजी कोमुन के घर पे पहुंच जाता है। कोमुन वहां पर गेंजी से पूछती है कि तुम्हें ये बात कब से पता थी। तो गेंजी वहां पर कोमुन को बताता है कि मुझे तो ये बात शुरू से ही पता थी कि तुम कौन हो। कोमुन गेंजी पे गुस्सा करती है कि वो इतने दिनों से उससे ये बात छुपा रहा था और उसके सामने एक्टिंग कर रहा था। गेंजी वहाँ पर कोमुन को कन्फेस करता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख था कि मैं बचपन में अपनी फीलिंग तुमसे कन्फेस नहीं कर पाया, लेकिन मेरी फ़िलहाल अभी की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं तुम्हें डेट कर सकूं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि तुम मुझसे दूर रहो। सेंची ने उस वक्त थोड़ी शराब पी रखी थी, लेकिन फिर भी गेंजी सेंची को संभालता है और उसको बोलता है कि ये जगह सेफ नहीं है और हमें जल्द से जल्द घर चलना चाहिए। सेंची गेंजी को मना कर देता है। उल्टा वो गेंजी को बोलता है कि आज से मैं यहीं पर रहूँगा और यही मेरा घर है। साथ ही सेंची गेंजी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिखाता है जो कोमुन ने उसके लिए बनाया था और वो गेंजी को बताता है कि आज से मैंने मिस को के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और अब से मैं उनके साथ ही रहूँगा और उनके लिए ड्राइंग्स बनाऊँगा। गेंजी सेंची से वो कॉन्ट्रैक्ट मांगता है, लेकिन सेंची उसे कॉन्ट्रैक्ट देने से मना कर देता है। तो मजबूरन गेंजी गुस्से में सेंची से वो कॉन्ट्रैक्ट छीनता है और उस कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है। उस कॉन्ट्रैक्ट के फाड़ने से सेंची को काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है और वो गेंजी को बहुत बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। कोमुन पहले तो काफ़ी देर तक दूर खड़ी होकर वो तमाशा देखती रहती है और कुछ देर बाद वो सेंची को मनाती है और उसको घर के अंदर ले जाती है। साथ ही कोमुन वहाँ पर गेंजी को एडवाइस देती है कि तुम्हारा भाई तुम्हें उतना पसंद नहीं करता जितना कि तुम सोचते हो, इसलिए इसके लिए मर मर के जीना छोड़ दो। गेंजी सेंची की इन हरकतों की वजह से काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो जाता है और वहाँ से जाने के अलावा उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ पर गेंजी एक छोटा बच्चा होता है और एक दिन वो गुस्से में अपनी मम्मी को बोल देता है कि मैं सेंची की देखभाल करते करते थक चुका हूँ और मुझ पे सिर्फ मेरा हक है और आज के बाद मैं ये काम नहीं करना चाहता। गेंजी ये सब बोल के घर से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही सेंची भी उसके पीछे पीछे आ जाता है। थोड़ी देर बाद गेंजी को रियलाइज़ होता है कि सेंची जैसा भी है आखिर मेरा भाई ही है और उसको प्रोटेक्ट करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फाइनली उन दोनों में वहाँ पे सुलह हो जाती है और दोनों बर्फ़ के ऊपर ही खेलने लग जाते हैं, लेकिन वहाँ की बर्फ़ काफ़ी ज़्यादा कच्ची थी, इसलिए सेंची खेलते खेलते बर्फ़ के अंदर गिर जाता है। सेंची को बर्फ़ में गिरा हुआ देख के गेंजी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो डर के मारे वहाँ से भाग जाता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद उसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज़ होती है और वो सेंची को बचाने के लिए उस बर्फ़ के पास जाता है और सेंची को बर्फ़ से निकाल देता है, लेकिन सेंची को निकालने के चक्कर में वो खुद ही बर्फ़ के अंदर फंस जाता है। बर्फ में डूबता हुआ गेंजी सेंची से मदद मांगता है, लेकिन सेंची गेंजी को वहीं पर ही छोड़ के वहाँ से चला जाता है। कोमुन उन दोनों को दूर से देख रही थी और जब वो देखती है कि गेंजी डूब के मरने ही वाला है तो गेंजी की मदद करने के लिए वहाँ पे एक बर्फ़ फेंकती है और गेंजी वहाँ से बच जाता है। अपनी जान बचाने के लिए गेंजी कोमुन को थैंक यू बोलना चाहता था, लेकिन कोमुन काफ़ी ज़्यादा रूड लड़की थी, इसलिए गेंजी की कभी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो कोमुन के पास जाए और उसे अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू बोले। एक दिन काफ़ी ज़्यादा हिम्मत करके गेंजी कोमुन के लिए फ्लावर्स लेके आता है और उसे थैंक यू बोलने के लिए उसके घर के पास चला जाता है। कोमुन उसे मिलने के लिए बाहर तो आती है, लेकिन गुस्से में उसको डांटती है और उसे वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। गेंजी काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है, इसलिए वो घर आने के बाद भी चुपचाप एक कोने में अकेला बैठ जाता है। कुछ देर बाद वो उस फटे हुए कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने की कोशिश करता है, जिसके अंदर लिखा था कि कोमुन ने सेंची को एज ए आर्टिस्ट अपनी बुक में ड्राइंग्स बनाने के लिए हायर किया है। साथ ही उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा था कि आर्टिस्ट यानी कि सेंची और उसके घर वाले भी कोमुन के साथ रह सकते हैं और बदले में कोमुन सेंची को एक कैंपिंग कार देगी, क्योंकि सेंची के भाई को बार बार घर बदलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ने के बाद गेंजी को ये रियलाइज़ होता है कि सेंची भी उससे उतना ही प्यार करता है जितना कि वो सेंची से, और इस बात को जानने के बाद गेंजी काफ़ी बुरे तरीके से घर के अंदर ही रोने लग जाता है। दूसरी तरफ सेंची भी काफ़ी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि आज उसने अपने छोटे भाई पे बेवजह ही हाथ उठाया है और उसको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है। सेंची बार बार घर के दरवाजे से बाहर की तरफ झांक रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि गेंजी उसे लेने के लिए ज़रूर आएगा, लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब गेंजी उसे लेने के लिए नहीं आता है तो सेंची उदास होकर वहीं पर ही बैठ जाता है। सेंची को ऐसे उदास बैठा देखकर कोमुन उसके पास आती है। कोमुन वहाँ पर सेंची को समझाती है कि तुम चिंता मत करो, मैं गेंजी को अच्छे से जानती हूँ, उसकी लाइफ में कोई भी मुसीबत आए वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और तुम देखना वो कल तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा।
अगली सुबह जूरी की मम्मी गेंजी और सेंजी को ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुलाने के लिए आती है। वहाँ पर जब वो गेंजी का चेहरा देखती है तो उसको लगता है कि फिर से गेंजी को किसी पेशेंट ने पीट दिया। वो गेंजी से उस चोट का रीज़न पूछती है तो गेंजी उसे बताता है कि कुछ नहीं, बस मेरी सेंजी से थोड़ी सी बहस हो गई थी। जूरी की मम्मी को लगता है कि सेंजी गेंजी की पिटाई करके घर छोड़ के भाग गया है, तो वहाँ पर गेंजी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करता है और उनको बताता है कि एक्चुअल में सेंजी को किसी आर्टिस्ट ने उसकी बुक में ड्राइंग्स बनाने के लिए हायर किया है। जूरी की मम्मी ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो गेंजी से उसके उदास होने का रीज़न पूछती है। जूरी की मम्मी वहाँ पर गेंजी को बोलती है कि देखो, प्यार करने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि तुम हमेशा ही उस इंसान के साथ रहो, बल्कि प्यार करने का तो ये मतलब होता है कि तुम उस इंसान को हर सिचुएशन में सपोर्ट करो। साथ ही वो गेंजी को समझाती है कि तुम्हें सेंजी के इस डिसीजन में उसका साथ देना चाहिए और तुम्हें तो उल्टा खुश होना चाहिए कि सेंजी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। अगली सुबह सोंगचे और ली सांग कोमुन को फिर से मनाने के लिए उसके घर पे पहुंच जाते हैं, लेकिन वो कोमुन से पहले सेंजी को मिलते हैं। जब कोमुन वहाँ पर आती है तो वो सेंजी का वहाँ पर रहने का रीज़न पूछते हैं, तो कोमुन उनको बताती है कि मैंने एक आर्टिस्ट को हायर किया है और अब से वो मेरे साथ ही रहेगा। ली सांग और सोंगचे दोनों ही सेंजी को जानते थे और सेंजी की बीमारी के बारे में भी जानते थे, तो ली सांग वहाँ पर कोमुन को वार्न करता है और वो बोलता है कि ये लड़का तो खुद को नहीं संभाल पाता, तो तुम्हारी बुक्स की ड्राइंग कैसे बनाएगा। लेकिन कोमुन फिर भी उन लोगों को डांट के वहाँ से भगा देती है और इतने में वहाँ पर गेंजी आ जाता है। गेंजी अपने साथ कपड़ों के 2 बैग लाया था, यानी कि अब से गेंजी और सेंजी दोनों ही कोमुन के साथ उसके घर में रहने वाले थे। सेंजी गेंजी के पास जाता है और कल रात की अपनी गलती के लिए उससे माफ़ी मांगता है। कोमुन भी ली सांग और सोंगचे को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है। जूरी की माँ जब गेंजी को एडवाइस देती है तो उस टाइम तक उनको ये बात पता नहीं होती कि सेंजी को और किसी ने नहीं बल्कि कोमुन ने ही काम पे रखा है। लेकिन बाद में जब उन्हें ये बात पता चलती है तो उनको अपने डिसीजन पे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है और उनको पता होता है कि जूरी अब पक्का उन पर गुस्सा करेगी, इसलिए वो जूरी से इस बात को छुपा के रखती हैं। शाम को जब जेसू घर लौटता है तो वो देखता है कि गेंजी और सेंजी दोनों ही कहीं पर जा चुके हैं। वो गेंजी के पास फ़ोन करता है और उसे पता चल जाता है कि गेंजी और सेंजी दोनों ही अब से कोमुन के घर में रहेंगे। जेसू गेंजी और सेंजी को काफ़ी ज़्यादा मिस करता है, इसलिए वो दोनों को वापस घर आने के लिए बोल देता है। लेकिन गेंजी उसे समझाता है कि हम दोनों वीकडेज पे घर नहीं आ सकते, लेकिन वीकेंड पे पक्का तुमसे मिलने के लिए घर पे आ सकते हैं। जेसू की बातों से जूरी को भी पता चल जाता है कि गेंजी और सेंजी अब से कोमुन के साथ रहेंगे और जूरी को भी कोमुन पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। कोमुन भी गेंजी और सेंजी को उनका रूम दिखा देती है और कोमुन गेंजी और सेंजी को वो वाला रूम देती है जो कि बचपन में उसका रूम हुआ करता था। अगली सुबह कोमुन जब उठती है तो वो देखती है कि उसका घर पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरा हो चुका है और किचन में उसके लिए गेंजी और सेंजी ब्रेकफास्ट तैयार कर रहे हैं। कोमुन गेंजी और सेंजी के साथ ब्रेकफास्ट करती है और वहाँ पर उसे रियलाइज़ होता है कि लोगों के साथ रहने के कितने सारे फ़ायदे हो सकते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद गेंजी, सेंजी और कोमुन तीनों ही एक साथ ही हॉस्पिटल में आते हैं। वहाँ पर सेंजी जाकर अपनी ड्राइंग करने लग जाता है और सेंजी को ड्राइंग करता हुआ देख वहाँ पे हॉस्पिटल का डायरेक्टर आता है और वो सेंजी को बोलता है कि तुम्हारी ड्राइंग के अंदर एक छोटी सी कमी रह गई है। डायरेक्टर वहाँ पर सेंजी को बोलते हैं कि अगर तुम्हारी पेंटिंग्स के अंदर कुछ तितलियाँ आ जाएँ तो तुम्हारी पेंटिंग और भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगी और उसके लिए तुम्हें और भी ज़्यादा पैसे मिलेंगे। तितलियों का नाम सुनते ही सेंजी को थोड़ा सा गुस्सा आता है और वो वहाँ पर ही पेंट ब्रश फेंक देता है और उनको बोलता है कि मैं अपनी ड्राइंग्स में कभी भी तितलियाँ नहीं बनाऊँगा। कोमुन भी अपनी क्लास लेने के लिए हॉस्पिटल में जा ही रही थी कि तभी वो देखती है कि एक पेशेंट उसका पीछा कर रही है। कोमुन उस पेशेंट से बात करने के लिए वहीं पर ही रुक जाती है, तो वो पेशेंट कोमुन को बोलती है कि कोमुन, क्या तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारी माँ हूँ। वो पेशेंट कोमुन से इतने प्यार से बातें करती है कि एक बार को कोमुन को भी ये धोखा हो जाता है और उसको लगता है कि वो पेशेंट सच में ही उसकी माँ है और उसकी माँ ने प्लास्टिक सर्जरी करा ली है और अब वो इस मेंटल हॉस्पिटल में रहती है। कोमुन उस औरत से पूछती है कि क्या आप सच में मेरी माँ हैं, और अगर आप मेरी माँ हैं तो इतने टाइम से आपने मुझसे बातें क्यों नहीं की। वहीं पर ही कोमुन को ढूंढता हुआ गेंजी भी आ जाता है और वो कोमुन को उस पेशेंट से बातें करते हुए सुन लेता है, लेकिन वो कोमुन को इंटरप्ट नहीं करता और दूर खड़ा ही उन दोनों को देखता रहता है। वो पेशेंट कोमुन को बोलती है कि मैंने तुम्हें फ़ोन पे बताया था ना कि मैंने तुम्हारे लिए एक हैंडसम सा लड़का ढूंढा है और अगर तुम उस लड़के से शादी करोगी तो वो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा।
ये सब सुन के कोमुन को उस पेशेंट पे गुस्सा आता है और वो उस पेशेंट को मारने लगती है। तभी बीच में गेंजी आता है और गेंजी कोमुन को वहाँ से ले जाता है। उस पेशेंट की वजह से कोमुन का मूड काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और अपने पेशेंट के ऊपर चिल्ला के उन सभी को क्लास से जाने के लिए बोल देती है। दूसरी तरफ लीसांग और सोंगजे दोनों ही गेंजी से मिलने के लिए उसके हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। वो लोग गेंजी से मिलते हैं और गेंजी को एडवाइस करते हैं कि तुम और तुम्हारा भाई कोमुन के घर से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से कोमुन को काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है और वो अपनी बुक नहीं लिख पाएगी। गेंजी कोमुन के घर से जाने से मना कर देता है तो लीसांग उसको समझाता है कि देखो, मैं कोमुन को तुमसे ज़्यादा टाइम से जानता हूँ और मैं समझता हूँ कि कोमुन जब तक तुम लोगों के साथ रहेगी वो कोई भी काम नहीं कर पाएगी और उसको जो लॉस हुआ है वो कभी भी उस लॉस को कवर नहीं कर पाएगी। गेंजी लीसांग को साफ साफ बोल देता है कि कोमुन को कोई भी लॉस नहीं हुआ है, बल्कि जिसे लॉस हुआ है वो तुम्हें हुआ है और तुम ही कोमुन के ज़रिए ज़िंदगी भर बैठ के आराम से पैसा कमाना चाहते हो। इसलिए तुम चाहते हो कि कोमुन का कभी कोई भी दोस्त ना बने और वो हमेशा तुम्हारे लिए बुक लिखती रहे। लंच टाइम में गेंजी और सेंगजी जब लंच करने के लिए कैंटीन में जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी जूरी की माँ उन दोनों के लिए लंच बना कर ले आती है। वो दोनों जूरी की माँ को मना नहीं कर पाते, इसलिए वो दोनों जूरी और उसकी माँ के साथ बैठकर ही लंच करते हैं। वो सभी लोग एक साथ बैठ के लंच कर रहे थे और कोमुन जब वहाँ से गुजरती है तो कोमुन उन सभी को एक बार फिर से साथ बैठा देख लेती है। कोमुन को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। साथ ही वो पेशेंट फिर से कोमुन के पास आती है और कोमुन से बोलती है कि मैंने जो तुम्हारे लिए लड़का ढूंढा है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है। कोमुन ऑलरेडी गुस्से में ही थी, साथ ही वो उस पेशेंट को और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो उस पेशेंट को गुस्से में ही बोलती है कि मेरी माँ काफ़ी टाइम पहले मर चुकी है और मैंने खुद उन्हें अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखा है। कोमुन उस पेशेंट को अपनी माँ की डिस्क्रिप्शन देती है और वो उसको बताती है कि मेरी माँ की खोपड़ी फट गई थी, उनके हाथ पैर टूट गए थे और हर जगह खून ही खून पड़े हुए थे। आज भी जब मैं उस कमरे में जाती हूँ तो मुझे आज भी अपनी माँ की पड़ी हुई लाश दिखाई देती है। ये सब सुनने के बाद उस पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाती है। रात को कोमुन खुद को कमरे के अंदर बंद कर लेती है और जब गेंजी उससे डिनर के लिए पूछने के लिए आता है तो वो गेंजी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलती। मजबूरन गेंजी उसका पर्स और उसका फ़ोन उसके दरवाजे के बाहर ही छोड़ के चला जाता है। रात को कोमुन को एक बार फिर से नाइटमेयर आता है, जिसमें कोमुन उस स्टोर रूम के अंदर जाती है और स्टोर रूम में उसकी माँ उसके बाल बनाने लग जाती है। साथ ही कोमुन की माँ गुस्से में कोमुन को बोलती है कि तुम उस लड़के को इस घर के अंदर क्यों लेकर आई हो। वो सपना इतना ज़्यादा डरावना था कि कोमुन नींद खुलने के बाद काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और कोमुन की रोने की आवाज़ गेंजी तक पहुंच जाती है और गेंजी कोमुन को देखने के लिए उसके रूम के अंदर आ जाता है। गेंजी कोमुन को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन कोमुन फिर भी गेंजी को बार बार यही बोलती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। गेंजी को पता होता है कि कोमुन अपनी माँ को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहती है, इसलिए वो वहाँ पर कोमुन को हक करता है और उसको बोलता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगा। और यहीं पर हमारा एपिसोड नंबर 6 एंड हो जाता है।